दोस्तों, मेरा नाम आकाश गिरी है और आज हम फिर बात करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के पार्ट 3 की, जो जिसके अंदर हमने देखा था लास्ट वाले में आसियान देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किस प्रकार से होता है। थोड़े से लिए हमें थोड़ा सोवियत संघ वाले चैप्टर में चलते हैं। जिस प्रकार से हमने सोवियत संघ का देखा था कि वहां पे 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। जब वो समाजवादी क्रांति हुई तो वहां से क्या हुआ, उन्होंने समाजवादी मॉडल की तरफ अपना उदाहरण करा था। इसी तरीके से चीन में 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में 1949 के अंदर समाजवादी और साम्यवादी क्रांति होती है, जिसके अंदर वो क्या अपनाते हैं, समाजवाद व्यवस्था को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, अपने आप तक ही और सिस्टम रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो खेती पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। कहाँ पे, खेती पे काम करना चाह रहे थे। लेकिन खेती पे काम करना चाह रहे थे तो ठीक है, लेकिन था क्या, जब खेती पे चाह रहे थे तो आज के टाइम पे या कभी भी टाइम पे हमारे पास रिसोर्स उतने ही है, संसाधन उतने ही है। लेकिन वो संसाधन तो उतने ही थे, लेकिन उनकी जो जनसंख्या थी ना वो वृद्धि हो रही थी, काफी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो रिसोर्सेज कम पड़ने लग गए और उनकी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी वैसे डगामग होने लगी। फिर धीरे धीरे टाइम आता है तो वो क्या करते हैं कि 1970 का दशक आता है। कब आता है, 1970 का डिकेड आता है। 1970 का जो डिकेड होता है ना वो काफी महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने एकांतवास था ना, उन्होंने पूंजीवाद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जैसे 1972 का टाइम आता है ना, तो उन्होंने एकांतवास को खत्म किया और अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। जब अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने लग गए। ठीक, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके साथ सिस्टम आने लग गया। इसी दौरान एक इनके प्रधानमंत्री आते हैं, वो होते हैं चाउ एन लाई। 1973 में जो प्रधानमंत्री आते हैं वो चाउ एन लाई होते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, वो आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। मॉडर्नाइजेशन किसमें, वो 4 फैक्टर की बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री के बाद वो आर्मी के लिए भी अपनी मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की बात करते हैं। उसके बाद वो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करने के साथ साथ वो इस चीज की बात करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम चलने के बाद टाइम आता है 1978। जो 1978 आता है तो वहां पे ये लोग करते हैं ओपन डोर पॉलिसी करने के साथ साथ ये लोग अपने लिए, जो उन्होंने बाहर से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें दे देते हैं ढील। क्या देते हैं, ढील दे देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ठीक है, लेकिन जब इसको करने वाले कौन थे, ये थे देंग सियाओपिंग। जो ये देंग सियाओपिंग है, ये भैया देखो इनको इन डिटेल्स को जरूर याद रखना। क्यों, कहीं ना कहीं आपके साथ 12th में तो ये काम आएगी, लेकिन जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, यूपीएससी एसएससी वगैरह, तो कई बार उनके अंदर भी ये डेट्स पूछ ली जाती है। ठीक, तो इस चीज की बात होती है। जब वो ओपन डोर पॉलिसी करते हैं तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बाहर से इन्वेस्टर को लाने की बात करते हैं। लेकिन फिर क्या आता है कि इन्होंने ना, ये लोग अपने नए नए तरीके निकालते हैं। तो ये कहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था का स्टेज वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से खोलने का काम करते हैं। हमने सोवियत संघ में एक चीज देखी थी, हमने ये देखा था कि वो जो सोवियत संघ ने जब अपना डिस्टिंग्विशन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो विघटन के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था का वो उदारीकरण चेंज करा था। तो वो शॉक थेरेपी की तरीके से करा था, शॉक थेरेपी। लेकिन चाइना जो है वो शॉक थेरेपी नहीं अपनाता। चाइना क्या करता है, स्टेज वाइज स्टेज करता है। जैसे कि वो करता है कि 1982 में करता है क्या है कि वो प्राइवेटाइजेशन करता है। 1982 में प्राइवेटाइजेशन कर देता है, किसका, कृषि का, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन का क्या कर देता है, वो निजीकरण कर देता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती का निजीकरण करता है। ठीक, इसी तरीके से कुछ टाइम बाद लगभग 1998 में वो क्या करता है, चाइना औद्योगिकरण का निजीकरण भी कर देता है। यहाँ पे किस चीज का भी प्राइवेटाइजेशन कर देता है, वो इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करता है। भैया अब ये देखो, खेती का निजीकरण करने के बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में कितना टाइम लेता है, लगभग 16 साल के आसपास लेता है, 15 और 16 साल के आसपास लेता है। इस बीच वो कितना ज्यादा कर लेता है। ठीक, उसी दौरान उसने क्या करता है कि उसी जब 1998 का टाइम होता है तो वो होता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देता है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण भी करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी निर्माण करता है, जिसकी वजह से होता है कि वहां पे औद्योगिक और लगाने में आसानी हो, ठीक है भैया, ये भी हो जाता है। तो लेकिन जब 98 होता है, 99 के आसपास, 2001 के आसपास आते हैं, 2001 में आते हैं, तो होता ही है कि वहां पे जो चाइना होता है वो किस में शामिल हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है।
WTO में शामिल हो जाता है। WTO में शामिल होने से क्या होता है, उसको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके साथ दुनिया के देश भी क्या करने आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं। ठीक, अब भैया उसने तो अपनी अर्थव्यवस्था का कर लिया था निजीकरण, ठीक, पूंजीवादी की तरफ बढ़ गए। लेकिन हुआ क्या, इसके भी ये नहीं कि पॉजिटिव कॉजेस तो निकले ही निकले, साथ में उन्होंने क्या करा, नेगेटिव कॉज भी निकले, नेगेटिव फैक्टर भी है। जैसे कि उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो बढ़ी, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ फीमेल्स का यानी महिलाओं का भी वही हाल हुआ जो यूरोप में 18th और 19th सेंचुरीज के आसपास था, ठीक, जिसकी वजह से वहां पे महिलाओं की स्थिति भी खराब हो गई। देन उसके बाद जब भारी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनकी कैपिटलाइजेशन की तरफ गए, तो उन्होंने क्या करा, अपने पर्यावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट था उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। किस चीज के ऊपर, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। जब वो पर्यावरण के साथ साथ वहां के जीवन और लाइफ स्टाइल की तरीके में भी तो बदलाव आया। और आज हम जैसे देख रहे हैं कि कोरोना क्या है, वहां की भी तो देन है, चीन की देन है। आज दुनिया पूरी इससे परेशान है, ठीक। दूसरी चीज, जब पर्यावरण के साथ साथ वहां की जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना, वहां पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर भी भ्रष्टाचार भी देखा गया, कई सारी चीज थी। तो भैया ये चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान था। अब हम जो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि भारत और चीन के साथ संबंध किस प्रकार से थे और कैसे हैं। वैसे अगर बात करी जाए भारत और चीन के संबंधों की, तो हमेशा से ना भारत और चीन के संबंध कभी मीठे तो कभी खट्टे दिखाई देते हैं, यानी कि हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहते हैं। चाहे वो तिब्बत के मैटर की बात हो, चाहे वो अभी कोरोना वाली बात हो, या फिर चाहे वो 1962 के वर्ल्ड की टाइम की बात हो, वॉर की टाइम पे। वैसे काफी टाइम पहले माना जाता था कि जो एशिया है उसका जो इंजन है वो चीन और भारत को माना जाता था, ठीक है। कहा भी जाता है कि चीन आने वाले टाइम पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जो टाइम पीरियड है वो 2040 है, लेकिन मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि वो 2040 से ही पहले चीन अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी और कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर देगी, ठीक। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, बाकी किताबों के हिसाब से तो 2040 भी है। कहीं अगर आप किताबों के अलावा सोर्स पढ़ोगे तो उससे पहले की बात करते हैं, ठीक। हमारी भारत इंडिया भी काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं भारत और चीन के संबंधों की बात में। भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो सीमा विवाद देखने को मिलता है, ठीक। पहले तो हमारी नजर नहीं गई। जैसे भारत और चीन, भारत से क्या होता है, अंग्रेजी उपनिवेशवाद खत्म होता है 1947 के बाद 1947 के बाद क्या होता है कि हमारे दोनों देशों के बीच एक सीमा विवाद सबसे ज्यादा खड़ा होकर निकल कर आता है। सीमा विवाद कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले इलाके में। किसमें, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले इलाके में जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ जल विवाद को लेकर, जो चीन से नदी बहती हुई आती है, चीन से जो नदी बहती हुई भारत के अंदर आती है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, उसको लेकर, उसके जल को लेकर हमारे दोनों देशों के बीच में आपस में कभी कभी विवाद भी होता रहता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है तिब्बत को लेकर। ऐसा होता है कि तिब्बत के ऊपर चीन कब्जा कर लेता है, ठीक। तिब्बत के ऊपर चीन कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद भारत उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। भारत के वहाँ के जो दलाई लामा होते हैं उनको आ जाता है और उनको क्या दे देता है, वो यहाँ पे अपने आप अपनी नागरिकता शरण दे देता है, ठीक है। जिसकी वजह से चीन कहता है कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो, जिसकी वजह से हम आपका विरोध करते हैं, ठीक। दूसरी चीज 1962 का युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध। हम सबको पता है कि जब 1962 का युद्ध हुआ तो हमारी क्या हुई थी, इसमें हार हुई थी। हम कहीं ना कहीं हार गए थे इस युद्ध में। जब हम इस युद्ध में हारे तो हुआ क्या कि हमें दुनिया लगभग ज्यादा से ज्यादा देशों ने क्या करा कि इंडिया हार गया, हमें नेगेटिव तरीके से देखा। ऐसा भी चीज है, ठीक। लेकिन अगली चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज है, हाल ही रिसेंटली में काफी ज्यादा देखने को मिली है। चाहे वो आतंकी जैसे मोहम्मद हो, आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद हो, या फिर मसूद अजहर जैसे आतंकवादी हो। जब भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, यूएनओ पर क्या प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, तो चाइना ने हमेशा इनके ऊपर क्या लगाया, वीटो लगाया। क्यों, कहीं ना कहीं चाइना नहीं चाहता कि भारत आगे निकले या भारत वो साथ है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि लगभग सारे देश जितने भी स्थायी मेंबर है परमानेंट काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने भारत को परमानेंट यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए अलाउ कर दिया था। लेकिन चाइना ने मना कर दिया, नहीं देनी चाहिए भी, तो हमेशा चाइना डंगा लगाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक। दूसरी चीज, जो भारत अपना परमाणु परीक्षण कर रहा था, भारत
अपना परमाणु परीक्षण कर रहा था, चाहे 1974 की बात हो, 1998 की बात हो, तो क्या होता है कि हमेशा चीन ने उसका विरोध करा है। क्यों? जब चीन ने अपना 1964 में किया था, तब हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा था। 1964 में भी तो चीन ने करा था। तो ये चीज़ है। लेकिन होता क्या कि ये चीज़, दूसरी चीज़ जो हमारा कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा पीओके, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहाँ से चाइना और पाकिस्तान की मदद से ना एक बेल्ट बना रहा है, उसका नाम है वन बेल्ट वन रोड। क्या? वन बेल्ट वन रोड है, जो कि वहां से पीओके से होते हुए गुजर रहा है, जिसके ऊपर भारत ने उसका विरोध भी किया, लेकिन नहीं माना, उसने निकाल दिया। ठीक। दूसरी चीज ये चीज है, ये चाइना और भारत के बीच विवाद की बात होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम इनके सकारात्मक संबंधों की बात करें, भारत और चाइना के सकारात्मक संबंधों की बात करें, तो कई सारे हमारे सकारात्मक संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक टाइम था तो हमारे यहाँ एक नारा चलता था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक। दूसरी चीज, जब भारत को मौका मिला था किस चीज के लिए, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए, तो भारत ने किसका सजेशन दिया? चीन का सजेशन दे दिया था उसकी वजह से। ठीक। दूसरी चीज कि काफी ज्यादा होने के बाद एक टाइम आता है, टाइम पीरियड आती है 1998 का, सॉरी 1998 नहीं 1988 का, जब राजीव गांधी क्या होता है कि चीन के प्रवास पर जाते हैं, चीनी के दौरा करते हैं, चीन का दौरा करते हैं, और वो जब चीन का दौरा करते हैं तो वहां पर दोनों समझौते वगैरह भी होते हैं। ठीक। धीरे धीरे हुआ क्या, वहाँ पे विज्ञान और तकनीक को लेकर, विज्ञान और तकनीकी साझा करने की बात करते हैं। हम कई सारे उनके साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, बायलैटरल डील ट्रेड होती है हमारे साथ। जैसे कि 1999 में 30% वृद्धि की दर से, जब 1990 की बात हो रही थी, 99 की, 1999 की, तो वहां पे एक समझौता हुआ था कि 30% देर की एनुअल ग्रोथ देखी गई थी, वृद्धि देखी गई थी इसमें ट्रेड में। ठीक। इसी तरीके से 2006 के आसपास, 2006 के आसपास भारत और चाइना के बीच जो डील हुई है, वो लगभग 18 अरब डॉलर की, 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि काफी अच्छी बात है कि हाँ, दोनों देश कहीं ना कहीं सम विवादों को छोड़कर आगे आने की बात करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे है क्या, कोरोना की वजह से क्या करा इन लोग, दुनिया परेशान कर दी। ठीक। इसी तरीके से जब भैया 2019 की बात है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, कि जब चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे, तो वो अहमदाबाद और मछलीपट्टनम गए थे। वहां पे उन्होंने क्या करा था, भारत का दौरा करा था और बायलैटरल ट्रेड हुई थी। तो भैया ये था चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन और भारत के संबंधों की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन होगा, आप सबसे पहले देखो। धन्यवाद दोस्तों।